आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे अंदर लगातार चलने वाला मतलब ये जो मन और हृदय का द्वंद्व है, कैसे इन दोनों को एक साथ लाया जा सकता है और कैसे हम अपने उच्च स्व या जिसे हायर सेल्फ कहते हैं उसके साथ संवाद के चैनल खोल सकते हैं। देखिए, ये चर्चा आधारित है मेडिटेट फॉर वेलनेस चैनल पर। वहां एक श्रृंखला है बाबाजी यूनिफाइड 2025 जी। उसी का एक हिस्सा है ये श्रृंखला रॉजर लैम्पेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है और हम आज विशेष रूप से बात कर रहे हैं अध्याय 22 की, ओपनिंग चैनल्स फॉर ट्रूथ। हाँ, सत्य के लिए चैनल खोलना। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो स्रोत सामग्री कहती है उसके अनुसार कि हृदय और मन को साथ लाकर मतलब एकीकृत करके सत्य के लिए अपने अंदर के रास्ते कैसे खोले जाएं, और साथ ही अपने उच्च स्व से बात करने के कुछ अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं और उनमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इस सामग्री में जरा गोते लगाते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं इस अंदरूनी संघर्ष से, मन बनाम हृदय। सदियों से देखा जाए तो हमारे समाज में, हमारी शिक्षा में मन का ही बोलबाला रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। हमें बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, ट्रेनिंग, इन सब का इस्तेमाल करना सिखाया गया है और दुनिया इसी को महत्व देती है असल में। हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, जिन नौकरियों में प्रशिक्षित बुद्धि का ज्यादा काम होता है उनमें वेतन भी ज्यादा होता है। हाँ। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको एक तरह का क्या कहते हैं विशेष दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल। और यही बात इस संघर्ष को और गहरा कर देती है जब ये पाठ्यक्रम या इस तरह की आध्यात्मिक शिक्षा अचानक से कहती है कि भाई मन को पीछे हटना होगा और हृदय को नेतृत्व करने देना होगा। अब जरा मन के नजरिए से सोचिए, उसके लिए हृदय क्या है? मतलब सिर्फ भावनाओं का एक गोला, एक तर्कहीन इकाई। उसमें ना कोई व्यवस्थित याददाश्त है, ना स्थापित आदतें हैं, ना कोई कंडीशनिंग है। कुछ भी तो नहीं है जिसे मन विश्वसनीय मान सके। हाँ, मतलब मन के हिसाब से तो ये भरोसे लायक नहीं है। बिल्कुल। और फिर भी उसी हृदय को प्रभारी बनाने को कहा जा रहा है, तो ये मन के लिए किसी अहम तख्ता पलट से कम नहीं लगता। हाँ, और यहीं से वो अंदरूनी खींचतान शुरू होती है जिसकी बात स्रोत सामग्री करती है। मन इतनी आसानी से अपनी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार क्या है? वो है संदेह। संदेह, बिल्कुल। वो हायर सेल्फ से मिलने वाले संकेतों पर सवाल उठाएगा। वो इस पाठ्यक्रम की बुद्धिमत्ता पर संदेह करेगा। यहां तक कि वो हमारी अपनी सृजन करने की क्षमता पर भी शक पैदा करेगा। क्या ये सच में हो रहा है? क्या मैं ये सब सोच रहा हूं? क्या ये वाकई हायर सेल्फ है या मेरा मन ही खेल रहा है? इस तरह के सवाल। और मन को लगता है कि संदेह ही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपना खोया हुआ वर्चस्व फिर से हासिल कर सकता है। इसलिए वो सक्रिय रूप से बहस करेगा, अपने पुराने तर्क जोर शोर से पेश करेगा। ये वही विचार है जिनके हम इतने आदी हो चुके हैं, जो मतलब पीढ़ियों से हम पर हावी रहे हैं। हाँ। स्रोत कहता है कि यही वजह है कि हम हर समय ईश्वर के गुणों जैसे शांति, प्रेम, आनंद, इनका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि मन का शोर सतत चलता रहता है। मन का ये प्रतिरोध समझना जरूरी है। ये स्वाभाविक है, पर इसे पहचानना ही पहला कदम है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत बताता है कि प्रतिवाद करना मतलब बहस में उतरना, ये हृदय का स्वभाव ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हृदय अपनी गहरी सच्चाई जानता है। वो जानता है कि ये छोटा सीमित मन भले ही कितना भी शोर मचाए, लंबे समय तक जीत नहीं सकता। ये बात बहुत गहरी है। हाँ। कि हृदय अपनी दिव्य प्रकृति को, अपनी अमरता को और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ अपने गहरे संबंध को जानता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है जो इस बात को साफ करती है। जैसे कोई हाथी सड़क पर चल रहा हो और किनारे खड़े कुत्ते उस पर भौंक रहे हों। हाँ। हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, बस चलता रहता। बिल्कुल। ठीक वैसे ही मन की चिल्लाहट, उसके संदेह, उसके तर्क हृदय के उस गहरे, शांत और मजबूत आवरण को भेद नहीं पाते। इसीलिए हृदय हमेशा शांतिपूर्ण, सौम्य और एक तरह से सर्वज्ञ बना रहता है। मन चाहे जितनी भी उथल पुथल मचाए, हृदय की मूल प्रकृति नहीं बदलती। और यही मन और हृदय के गुणों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। एक शोर मचाता है, दूसरा शांत रहता है। एक संदेह करता है, दूसरा जानता है। इस अंतर को महसूस करना ही एकीकरण की दिशा में पहला कदम है। तो फिर व्यवहारिक रूप से इसका अभ्यास कैसे करें? स्रोत इस सप्ताह के लिए एक अभ्यास सुझाता है। मन की चिल्लाहट को देखना, उसे सुनना, पर उस पर शामिल ना होना। ध्यान दें, उसे अनदेखा करने को नहीं कहा गया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उसकी बात सुने, स्वीकार करें कि हाँ, मन ये कह रहा है।
इससे मन को भी लगता है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा या छोटा नहीं समझा जा रहा। बस उसके शोर में बहना नहीं है, उसके साथ बहस में नहीं उलझना है। बिल्कुल, ये मन को दबाना या उसे दुश्मन मानना नहीं है, बल्कि स्रोत इसे एक तरह से मन का अपग्रेड कहता है। सोचिए जैसे आप अपने पुराने कंप्यूटर को एक नया तेज प्रोसेसर और अनलिमिटेड स्टोरेज वाला सॉफ्टवेयर दे रहे हो। अच्छा। हम मन को उसकी पुरानी सीमाओं से, जो उसने अपनी शिक्षा, अनुभव और कंडीशनिंग से बना ली है, मुक्त कर रहे हैं। अब वो सिर्फ उतना ही नहीं जान सकता जितना उसने पढ़ा या अनुभव किया है, बल्कि वो हृदय के जरिए ब्रह्मांडीय ज्ञान तक पहुंच सकता है। और जब ऐसा होता है, जब मन हृदय के साथ काम करने लगता है, तो हृदय उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका अविभाज्य जीवन साथी बन जाता है। स्रोत इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देता है, राजसी आंतरिक शादी, रॉयल इंटरनल वेडिंग। हाँ, एक ऐसी शादी जहां दोनों साथी अपनी अपनी शक्तियों के साथ एक होकर काम करते हैं। इस एकीकरण को और बेहतर ढंग से समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही रोचक वैज्ञानिक सादृश्य देता है, H2 का। H2 केमिस्ट्री वाला? हाँ, वही। रसायन विज्ञान में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक अकेला परमाणु H बहुत अस्थिर होता है ना? वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मुश्किल से ही पाया जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन के दो परमाणु H मिलते हैं तो वे एक स्थिर अणु H2 बनाते हैं, जो बहुत आम है। अच्छा, तो ये केमिस्ट्री का सिद्धांत यहाँ कैसे लागू होता है, मतलब मन और हृदय पर? स्रोत सुझाव देता है कि ठीक इसी तरह हमारा सिर यानी हेड, जो मन, बुद्धि, तर्क का प्रतीक है, और हमारा हृदय यानी हार्ट, जो भावना, अंतर्ज्ञान, जुड़ाव का प्रतीक है, ये अकेले अकेले एक तरह से अस्थिर या अधूरे हो सकते हैं। जब ये दोनों सिर और हृदय एक साथ आते हैं, एकीकृत होते हैं, तो वे H2 की तरह एक स्थिर, संतुलित और शक्तिशाली इकाई बनाते हैं। स्रोत का कहना है कि जीवन में सच्ची स्थिरता और सहज सही क्रिया, जिसे स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन कहते हैं, हाँ। वो तभी संभव है जब ये दोनों पहलू मिलकर काम करें, एक दूसरे का विरोध करने के बजाय। ये H2 सादृश्य वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये एकीकरण सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि जीवन में स्थिरता लाने का एक तरीका है। हाँ, और अब जब मन और हृदय के एकीकरण की बात हो रही है, तो ये हमें अगले महत्वपूर्ण विषय पर लाता है, उच्च स्व यानी हायर सेल्फ के साथ संचार। अब तक इस पाठ्यक्रम में शांत अवधियों यानी क्वाइट पीरियड्स में मिलने वाले संकेतों पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वो तो आधार है। बिल्कुल, वो नींव है, अपने उच्च स्व के साथ संचार स्थापित करने का आधार। उन शांत क्षणों में आप उन विचारों, भावनाओं या अंदरूनी आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं या महसूस करते हैं कि वे आपके उच्च स्व से आ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि उच्च स्व से संवाद सिर्फ इन्हीं शांत अवधियों में ही संभव है, या फिर इसके और भी तरीके हैं? सामग्री तो इशारा करती है कि अगर कोई दूसरा तरीका सही लगे तो उससे डरना नहीं चाहिए, पर कुछ सावधानियों के साथ। बिल्कुल सही। शांत अवधियां नींव है, पर एकमात्र तरीका नहीं है। उच्च स्व हमसे कई तरीकों से संपर्क कर सकता है, लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी भी अन्य तरीके को अपनाने से पहले कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहला और महत्वपूर्ण, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ ही संवाद कर रहे हैं, और इसके लिए उसका विशिष्ट संकेत जो आपने पहले स्थापित किया हो, वो जरूर प्राप्त करें। संचार के दौरान वो हमेशा मौजूद रहता है, ये पुष्टि जरूरी है। और दूसरा सुरक्षा उपाय क्या बताया गया है? दूसरा है अपने आभा मंडल को सुरक्षित रखना। आभा मंडल यानी हमारे शरीर के चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड। हाँ। इसे अपने उच्च स्व के अलावा अन्य सभी बाहरी प्रभावों के लिए बंद रखना जरूरी है। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों, मतलब अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से साफ करना भी जरूरी है। बिन बुलाए प्रभाव मतलब ऐसी ऊर्जाएं, विचार या सत्ताएं हो सकती हैं जो आपके उच्चतम स्व से नहीं आ रही हैं और आपके मार्गदर्शन को भ्रमित कर सकती हैं। उनसे बचना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी नए संचार विधि को आजमाने से पहले हमेशा अपने पारंपरिक तरीके जैसे हाँ, नहीं के लिए स्थापित संकेत, उसका उपयोग करके अपने उच्च स्व से पूछें कि क्या ये तरीका अपनाना आपके लिए बुद्धिमानी होगी और आपके उच्चतम हित में होगा। अच्छा,
पहले पूछना जरूरी है। हाँ, और अगर जवाब नहीं आता है तो उसे नजरअंदाज करने की गलती कभी ना करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज और उच्च स्व के मार्गदर्शन का सम्मान करना सर्वोपरि है। ठीक है, तो इन सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए स्रोत किन अन्य लोकप्रिय तरीकों का उल्लेख करता है जिनसे संवाद हो सकता है? संवाद की कई तरीके हैं जो समय समय पर लोकप्रिय रहे हैं। जैसे ओइजा बोर्ड का जिक्र आता है, हालांकि इसके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। टैरो कार्ड्स भी एक तरीका है। यहाँ तक कि ताश के पत्तों की एक साधारण गड्डी का भी उपयोग किया जा सकता है, अगर हर पत्ते का अर्थ स्पष्ट रूप से पहले से निर्धारित हो। ताश के पत्ते भी? अच्छा। हाँ, एक और प्राचीन पद्धति जो फिर से लोकप्रिय हो रही है वो है रून्स का उपयोग, और पेंडुलम का उपयोग तो काफी आम है ही। आपने इन अलग अलग माध्यमों का जिक्र किया, क्या स्रोत इनके पीछे के सिद्धांत के बारे में कुछ बताता है? ये कैसे काम करते हैं मतलब? स्रोत इनके मैकेनिक्स में बहुत गहराई से नहीं जाता, लेकिन जो अंतर्निहित सिद्धांत लगता है वो ये है कि ये उपकरण, चाहे वो कार्ड हो, रून्स हो या पेंडुलम, एक फोकस बिंदु के रूप में काम करते हैं। वे हमारे सचेत मन को थोड़ा दरकिनार करके हमारे अवचेतन या उच्च स्व से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। जैसे टैरो या रून्स में प्रतीक और आद्य रूप होते हैं ना, हाँ। आर्केटाइप्स, जो गहन सच्चाइयों को दर्शाते हैं। जब हम केंद्रित इरादे और भरोसे के साथ इनका उपयोग करते हैं तो उच्च स्व इन उपकरणों के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन फिर वही बात, पुष्टि और सुरक्षा उपाय हमेशा जरूरी हैं। एक और तकनीक का जिक्र है जो थोड़ी असामान्य लगती है, हल्की मेज वाली तकनीक, लाइट टेबल। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प तकनीक है जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं जो आदर्श रूप से इसी कोर्स का अभ्यास कर रहे हों। वे एक हल्की मेज पर हल्के से हाथ रखकर बैठते हैं। प्रक्रिया वही है, पहले अपनी आभा को बाहरी प्रभावों के लिए बंद करना, अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य बताना, ईश्वर के साथ एकीकृत होना। फिर वे अपने उच्च स्व से अनुरोध करते हैं कि वो मेज को उठाकर या टैप करके संवाद करे। स्रोत के अनुसार मेज का 3 बार टैप करना हाँ का संकेत माना जाता है और 1 टैप नहीं का। मेज उठाकर संवाद करना, ये तो काफी असाधारण लगता है। क्या इसमें भी वही सावधानियां लागू होती हैं, बिन बुलाए प्रभाव वगैरह? बिल्कुल, और शायद ज्यादा भी। इस प्रक्रिया में भी बिन बुलाए प्रभाव के प्रति बहुत सतर्क रहना होता है। जैसे ही मेज पहली बार उठती है या टैप करती है, पहला सवाल यही पूछना चाहिए कि क्या मेज किसी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त है? ओके, और तब तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी चाहिए जब तक जवाब हाँ ना मिल जाए। स्रोत यहाँ तक सुझाव देता है कि उच्च स्व से कहा जाए कि वो अपने नाम के अक्षरों को टैप करके अपनी पहचान बताए। अपनी पहचान बताए? ये तो बहुत ही विशिष्ट है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, इस तकनीक के काम करने के लिए गहरा विश्वास जरूरी है। अगर मन संदेह में डूबा है तो शायद ये तकनीक काम ना करे, या तब तक इंतजार करना पड़े जब तक मन और हृदय का एकीकरण और गहरा ना हो जाए। ये मेज वाली बात एक और सवाल खड़ा करती है। क्या इसका मतलब यह है कि मेज जैसी, जिसे हम निर्जीव वस्तु मानते हैं, उसमें भी चेतना होती है? स्रोत के अनुसार हाँ, ये गहरा विचार है कि सृष्टि में हर वस्तु जिसे हम जड़ या निर्जीव मानते हैं, उसमें भी चेतना का एक अंश है, क्योंकि सब कुछ उसी एक स्रोत ईश्वर की छवि में बना है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं कि मेज भी चैतन्य है, उसका भी अपना सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र या आभा मंडल हो सकता है, तभी उसके साथ इस तरह का संवाद संभव हो पाता है। यह हमारे नजरिए को बदलता है। हम तथाकथित निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी सम्मान महसूस कर सकते हैं। ये वाकई चेतना की व्यापकता पर एक नया दृष्टिकोण देता है। चलिए, अब इस सप्ताह के मुख्य अभ्यास पर आते हैं, जो संचार का एक और शक्तिशाली रूप बताया गया है, लेखन। हाँ, ये इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभ्यास ये है कि अपनी शांत अवधि में जाएं, जैसे आप सामान्य रूप से जाते हैं, लेकिन इस बार अपने उच्च स्व से मिलने वाले संचार को मन में सुनने या बोलने के बजाय उसे लिखें। क्या ये उस तरह का स्वचालित लेखन, ऑटोमेटिक राइटिंग है, जिसके बारे में कभी-कभी सुनने को मिलता है, जहां कलम अपने आप चलती है? नहीं, स्रोत स्पष्ट करता है कि ये वैसा नहीं है। जहां आपका सचेत नियंत्रण नहीं रहता, आप पूरी तरह सचेत रहते हैं और सामान्य रूप से ही लिखते हैं, जैसे आप कोई पत्र या नोट लिख रहे हों। अच्छा। फर्क ये है कि विचार आपके अपने सीमित मन से आने के बजाय आपके उच्च स्व से जुड़े आपके अवचेतन मन के माध्यम से आते हैं। ये प्रक्रिया सहज और सरल महसूस होनी चाहिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती।
इस लेखन अभ्यास का खास लाभ क्या है? शांत अवधि में तो विचार वैसे भी आते हैं, फिर लिखने की क्या जरूरत? इसका एक बहुत बड़ा व्यावहारिक लाभ है। ये भूलने की समस्या को दूर करता है। सोचिए कितनी बार हमें शांत अवधि में कोई बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि या विचार आता है। हाँ, और बाद में याद नहीं रहता। बिल्कुल। और कुछ घंटों बाद हम उसे ठीक से याद नहीं कर पाते। लेखन से भविष्य के संदर्भ के लिए एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इतिहास में कई महान पांडुलिपियों, पुस्तकों और यहाँ तक कि वैज्ञानिक सफलताओं का जन्म इसी तरह के आंतरिक मार्गदर्शन को लिखने से हुआ है। लेकिन शुरू में शायद मुश्किल हो, जैसे आपने कहा, मन का प्रतिरोध। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में हो सकता है कि लिखते समय कुछ खास ना आए। शायद आप बस यही लिखें कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई विचार नहीं आ रहा है। मैंने भी जब पहली बार ये अभ्यास शुरू किया था तो कई दिनों तक मेरी डायरी में यही वाक्य भरे रहते थे। यहाँ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बस लिखते रहें, रोजाना अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल साफ होगा, उच्च स्व के विचार स्वाभाविक रूप से बहने लगेंगे। ये विचार सुझावों के रूप में आएंगे, आदेशों के रूप में नहीं। आपका उच्च स्व आपको रास्ता दिखाएगा, हुक्म नहीं चलाएगा। और इसका एक और फायदा भी है ना, जिसे ब्रेन डंप कहते हैं, मन खाली करना। हाँ, बिल्कुल। ये मन को खाली करने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। कभी कभी हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, चिंताएं, विचार, योजनाएं। उन सब को कागज पर उतार देने से मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है और फिर उच्च स्व के सूक्ष्म मार्गदर्शन के लिए जगह बनती है। अच्छा, तो ये दोहरा लाभ देता है, मन की सफाई भी और मार्गदर्शन प्राप्ति भी। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि मन का संदेह और प्रतिरोध कितना स्वाभाविक है, खासकर जब उसे अपनी प्रीवियसनी सत्ता छोड़ने को कहा जाए। लेकिन हृदय की असली शक्ति तर्क या बहस में नहीं, बल्कि उसके शांत, स्थिर, सर्वज्ञ स्वभाव और ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से उसके गहरे जुड़ाव में है। और कैसे सिर और हृदय का वो H2 एकीकरण सिर्फ एक बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक स्थिरता और सहज सही क्रिया लाने का माध्यम है। जब ये दोनों पहलू सामंजस्य में काम करते हैं तो सही निर्णय और कार्य स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं, बिना ज्यादा सोच विचार या संघर्ष के। हमने उच्च स्व के साथ संवाद के विभिन्न तरीकों पर भी बात की, शांत अवधि से लेकर पेंडुलम, कार्ड्स और यहाँ तक कि हल्की मेज जैसी तकनीकों तक। यहाँ महत्वपूर्ण सीख ये थी कि कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, सुरक्षा उपाय, खासकर उच्च स्व से पुष्टि लेना और अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखना, ये सर्वोपरि हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी रोचक था कि स्रोत के अनुसार निर्जीव समझी जाने वाली वस्तुओं में भी चेतना हो सकती है। और अंत में लेखन अभ्यास। शुरुआती खालीपन या चुनौती के बावजूद ये स्पष्टता लाने, मार्गदर्शन को सहेजने और उच्च स्वर से अपने संबंध को गहरा करने का एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका है। जैसा कि कहा जाता है, पढ़ने या सुनने से ज्ञान मिलता है, लेकिन अभ्यास ही उस ज्ञान को हमारे अनुभव और जीवन का हिस्सा बनाता है। सही बात है। ये लेखन अभ्यास उसी अनुभव का मार्ग है। तो कुल मिलाकर मन और हृदय का एकीकरण H2 की तरह स्थिरता लाता है। उच्च स्व से संवाद के कई रास्ते खुल सकते हैं, पर सावधानी और पुष्टि के साथ। और लेखन एक ऐसा अभ्यास है जो सत्य के इन चैनलों को खोलने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद कर सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर वे सचेत रूप से रोजमर्रा के जीवन में अपने सिर और हृदय को एकीकृत करने का प्रयास करें, मतलब तर्क के साथ अंतर्ज्ञान को, विश्लेषण के साथ भावना को जोड़ने का अभ्यास करें, तो दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने का उनका तरीका कैसे बदल सकता है। स्थिरता के अलावा कौन से ऐसे अनपेक्षित सत्य के चैनल खुल सकते हैं जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं गया, इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। आज के इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।